हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन पाया जाता है अफोर्डेबल सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल के बारे में। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल के बारे में, जिसे हम हिंदी में ठेकेदार बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल है उसको इंडस्ट्री हाई रिस्क प्रोफाइल क्यों बोलती है। वाई कॉन्ट्रैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज ए हाई रिस्क प्रोफाइल। बिकॉज जनरली आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर है उस प्रोफाइल को काफ़ी लोग जो है नहीं करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से रिलेटेड जो प्रोफाइल्स हैं उसको भी नहीं करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ए हाई रिस्क प्रोफाइल। क्या ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी वजह से इसको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी से बेसिकली क्या है, जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड कैश फ्लो है वो इर्रेगुलर होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड कैश फ्लो से मतलब यहाँ पे है कि माइलस्टोन लिंक पेमेंट्स, जो इनफ्लो है पेमेंट का वो कम्स इन स्टेजेस, के वो टुकड़ों में आता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई भी किसी मकान का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिलता है उसे, तो सबसे पहले होती है कि आपने पेमेंट टर्म्स क्या रखी हैं कि आप 50% जो है 20% एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन लेंगे। देन फर्स्ट फ्लोर का स्लैब लगेगा तो उस पर कितना परसेंट रहेगा, और जब फिनिशिंग हो जाएगी तो उस पर कितना रहेगा, और वो पेमेंट टर्म्स का टाइमलाइन क्या रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम ऐसे प्रोफाइल को फंड कर रहे हैं जहाँ पे उसकी पेमेंट का साइकिल जो है वो फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि उसका पेमेंट साइकिल क्या है, उसका जो इनफ्लो है फंड्स का वो किस तरह का है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट गैप्स कितने हैं, आइडियल पीरियड बिटवीन द प्रोजेक्ट डिस्टर्ब कैश फ्लो। सो इसमें बेसिकली यही कहा है कि जो अगर आपका एक प्रोजेक्ट मिलता है और दूसरा प्रोजेक्ट उसके साथ साथ टाइम टू टाइम आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी पीरियड है ऐसा जो कि आइडियल पड़ा है। उस आइडियल पीरियड में जो हमारा कस्टमर है वो कैश फ्लो कैसे मैनेज करेगा, इसको आपको समझना है कस्टमर से कि आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं और आपको आइडियल बैठना पड़ता है। तो ये आपको प्रोजेक्ट गैप भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट कब मिलता है, या एट द सेम टाइम कितने प्रोजेक्ट वो टाइम टू टाइम एक ही साथ चला रहा है। तो ये भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, कि हैवी डिपेंडेंसी ऑन वन और टू लार्जर क्लाइंट कैन बी फाइनली फेटल। सो फाइनेंशियली फेटल का पोजीशन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी जो डिपेंडेंसी है उस कस्टमर की किसी एक या दो क्लाइंट के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर है जो उसे जनरली प्रोजेक्ट देता है कि इस मकान को बना दो या इस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर दो। अगर वो क्लाइंटेज की लिस्ट बहुत ही मिनिमम है, वन और टू क्लाइंट बेस है, तो वो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो एक सिंगल क्लाइंट के बेस पे वर्क करते हैं, जो काफ़ी रिस्की हो सकता है। कल को अगर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी और को दे दे, या उस क्लाइंट और हमारे कस्टमर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज़ को लेके, तो उसका जो मेजर बिजनेस है वो इम्पैक्ट पड़ जाता है और वो उसका कैश फ्लो जो है वो बिगड़ जाता है और वो आपकी ईएमआई देने में दिक्कत कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमने क्या पॉइंट रखा है कि जिसे हम इसको हाई प्रोफाइल मानते हैं। सेकंड इज हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स। बिकॉज जो ये बिकॉज ये टास्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ऐसा होता है कि जो आपका पेमेंट टाइमलाइन है वो एक फिक्स टाइमलाइन दिया गया होता है कि आपको इस स्टेज पे ये कंस्ट्रक्शन ये पेमेंट मिलेगी, इस स्टेज पे ये पेमेंट मिलेगी। बट जो उनके वेजेस हैं, जो उनके सैलरीज हैं, या जो लेबर है, या रॉ मटेरियल है, या जो उनके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनको टाइमली उन्हें पेमेंट करना होता है। तो अगर आपका मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, अगर आपके पास कैश का क्रंच है, या ओवर लीवरेजिंग हो रखी है, तो आपका जो ठेकेदार है या जो आपका कस्टमर है वो कहीं ना कहीं आपके पेमेंट में डिफॉल्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि उसकी वो जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो कैसे पूरी कर रहा है, वो कितना फाइनेंशियली फिट है इस चीज़ के लिए। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो आप लेबर एंड पेटी परचेजेस ऑफन इन कैश। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो इनका पेमेंट है वो आपको 99% जो है वो कैश में पेमेंट रहेगा, चाहे वो आपको क्लाइंट से आ रहा हो या ये जो पेमेंट अपने लेबर्स को या अपने जो इक्विपमेंट्स रेंट आउट किए होते हैं उनको पे करता है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही कैश में होते हैं। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है वैलिडेट के कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रोफाइल को काफ़ी रिस्की माना जाता है, बिकॉज इसका 199% जो है वो कैश पेमेंट रिसीव्ड और पेड होता है। तो इसी वजह से इसको हम रिस्की प्रोफाइल में मानते हैं। देन इसके बाद अगला पॉइंट है फॉर्मल लेबर रिस्क। जैसे कई बार आप देखेंगे कि वेजेस में इन्फ्लेशन आ गया, या लेबर की शॉर्टेज हो गई, या लेबर की स्ट्राइक हो गई,
इससे उनका काम जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। जनरली जो ठेकेदार हैं, वो लेबर को लेकर ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका वेजेस जो है वो डेली का फिक्स रहता है और वेजेस की शॉर्टेज हो जाती है या लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, जो खेती का टाइम होता है, जहाँ पे धान कटाई है या फिर कोई जो फसल है उसकी कटाई है, तो सारे लेबर जो है वो अपने खेतों में चले जाते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम एकदम हैम्पर्ड हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है बेसिकली। तो इस वजह से हमें ये देखना होता है कि जो लेबर की शॉर्टेज है वो किस तरह से मैनेज करता है, उसके फिक्स लेबर कितने हैं और परमानेंट लेबर कितने हैं, और अगर वो टेम्पोररी लेबर लाता है तो वो टेम्पोररी लेबर को लाने में कितना कैपेबल है। तो ये चीज़ें हमें उसमें देखनी है। तो इसके अगला पॉइंट है लीगल नॉन कंप्लायंस एंड पीएफ एंड एएसआई एंड देयर सेफ्टी। तो जो ये इस टाइप का काम है उसमें सेफ्टी मेजरमेंट एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज अगर आपने सेफ्टी मेजरमेंट नहीं रखे हैं और कोई हादसा हो जाता है तो उन पे लीगल इश्यूज आ जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है या पुलिस जो है ठेकेदार को अरेस्ट कर लेती है इन सब चीज़ों में, अगर उन्होंने सेफ्टी नहीं रखी है। प्लस साथ ही साथ उनकी जो मिनिमम वेजेस पे है उसको भी आपको मेंटेन करना होता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो लीगल वाइज जो ठेकेदार है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा ना हो जिस वजह से वो काफ़ी किसी तरह का रिस्क हो जाए और वो आपकी ईएमआई देने के लिए ना अवेलेबल हो पाए। सो अगला पॉइंट है अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वर्क है वो काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टरों से इफेक्टेड है। जैसे सबसे पहला है इसमें रेगुलरिटी। जो आपको एनओसीज चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए, वो आपके ऑनर के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है। साथ ही साथ जो ठेकेदार बनाने वाला है वो प्रॉपर आपके लीगल टर्म्स में या जो भी कंप्लायंसेस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो प्रॉपर उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आपका जो वेदर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर जैसे मानसून आ गया, बारिशें हो गई, तो लेबर जो है वो काम नहीं कर पाती और उनका जो वर्क है वो हॉल्ट हो जाता है। सेकंड, अगर बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इससे भी उनका जो काम है वो काफ़ी रुक जाता है और ये भी आपके जो वर्क है इसको हैम्पर कर देता है। तो आपको देखना है कि आपका जो कस्टमर है वो किस इलाके में वर्क करता है और वहाँ पे वेदर का क्या मौसम रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मटेरियल प्राइजेस की, जैसे सीमेंट है, स्टील है और अदर कॉस्ट है, वो अगर आपने आपका जो कस्टमर है वो अगर ठेका जहाँ लेता है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो विद मटेरियल लेता है, तो ये भी आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो स्टील या अदर जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस हैं वो कितने ज़्यादा इन्फ्लक्चुएट होते हैं और उसे हमारा कस्टमर किस टाइप से मेंटेन करता है। क्या वो उसे क्लाइंट पे डालता है या खुद बियर करता है? अगर खुद बियर करेगा तो उसे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है और वो फिर उसकी वजह से आपकी ईएमआई में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लाइंट डिफ़ॉल्ट, अब बिल्डर और गवर्नमेंट बॉडीज में डिले पेमेंट टू और गो टू बैंकरप्ट। अब अगर मान लो आपका जो कस्टमर है उसके क्लाइंटेज ऐसे हैं जो कि पेमेंट जो है वो डिले करते हैं, तो वो अगर अपने क्लाइंट से पेमेंट डिले आएगी तो वो आपकी ईएमआई को भी डिले करेगा, जिसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके क्लाइंट्स की जो रेपुटेशन है, उनकी जो रीपेमेंट हैबिट्स हैं या रीपेमेंट हिस्ट्री है, वो आपको देखनी है कि कितने प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया और उसे कितने डिले में पेमेंट मिलती है या उन्हें टाइम में पेमेंट मिल जाती है या एडवांस में मिलती है, ये भी आपको चेक करना है। देन आपको ये चेक करना है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको डायरेक्ट मिला हुआ है या किसी सब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंसी है। कई बार देखा होगा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसमें कई बार उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना मिलके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, उसमें एबीसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्स वाई जेड कंपनी को ऑफर कर दिया कि आप ये मेरा काम कर दो। तो यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट जो बिल्डिंग ओनर है उस पे नहीं है, यहाँ एबीसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। एबीसी कभी भी चाहेगा तो इससे कुछ ना कुछ चेंज करवा के किसी दूसरे को भी दे सकता है, या उनके टर्म्स बिगड़ जाते हैं तो पेमेंट वो यहाँ से क्लेम ना करके इससे ही क्लेम करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है डिपेंडेंसी है वो किस तरह की है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोफाइल्स होते हैं उसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। चलिए इसके आगे बात आते हैं सीजनैलिटी की। प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी डिप ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड फेस्टिवल पीरियड्स। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो किस तरह से वो मेंटेन करता है, क्या वो रेनी सीजन में अपने एक्सपेंसेस को बियर कर पाता है, और जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं या जैसे मैंने बताया आपको कि जब खेती का टाइम होता है तो सारे लेबर जो है वो चले जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड को वो कैसे मेंटेन करता है। तो ये आपको देखना है अपने कैश फ्लो के दौरान। इसके साथ में आपको ये देखना है कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास कितने हैवी इक्विपमेंट्स हैं और वो ओन्ड ओन्ड है या फिर वो आपके किसी से रेंट आउट किए गए हैं। बिकॉज जितने उसके पास ओन्ड इक्विपमेंट्स होंगे वो उस पर कम रेंटल पे करेगा और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर ज़्यादा रहेगी।
तो इसके बाद अगला पॉइंट है लैक ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब जो ये प्रोफाइल है कॉन्ट्रैक्टर का, इसमें आपको ना तो आईटीआर मिलती है, ना ही कोई फाइनेंशियल्स मिलते हैं, और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा इनकम आपको दिखाई देती है। तो नो बुक ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट ट्रेल इज अवेलेबल एंड फाइल आईटीआर और जीएसटी ड्यू टू फेयर ऑफ टैक्सेशन। ये जो टैक्सेशन का फेयर है उसके डर से वो जीएसटी और आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल जो इनकम है, एक्चुअल इनकम रिपेमेंट कैपेसिटी जो है वो आपको कस्टमर के पीडी के दौरान या उसके जो क्लाइंटेज है उनसे पता चल पाएगी, या उन्होंने जो एसेट क्रिएट करी है इस दौरान, या उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री जो है वो आपको बता पाएगी कि वो कितना इनकम अभी तक अर्न करता आ रहा है और आगे उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है, या कितने उसकी मिनिमम इनकम इतनी तो है ही है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं थिन मार्जिन और हाई कंपटीशन। तो आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर का एक रेट फिक्स है, कहीं पे आपको 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, कहीं पे 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। वो डिपेंडेंसी जो है आपके एरिया के ऊपर करती है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ लेबर की कॉस्ट क्या है, वहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से उनका मार्जिन डिसाइड होता है। और ये मार्जिन काफ़ी काफ़ी ही इनमें कंपटीशन कम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मार्जिन गैप काफ़ी लो रहते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि प्राइस का अगर कोई अंडरकट होता है, या कोई किसी चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो वो उसको कैसे मेंटेन करता है। सो इसके आगे है लीगल एंड रेपुटेशन रिस्क, डिस्प्यूट विद द क्लाइंट एंड लेबर इंसिडेंट, डिस्प्यूट विद द क्लाइंट और लेबर एक्सीडेंट और नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू लिटिगेशन एंड पेनल्टीज। सो आपका जो कस्टमर है आपको देखना है कि उसके डिस्प्यूट कितने हैं क्लाइंट के साथ, अगर जो जिन कस्टमरों को वो सर्विस दे रहा है क्या वो उसके सर्विस से सेटिस्फाई हैं, क्या उनके बीच में लड़ाई होती है, या उनके साथ किस तरह का हमारे कस्टमर का क्लाइंटेज है, उसे आप चेक करेंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो लेबर वो डिप्लॉय करता है उनके साथ क्या एक्सीडेंटल रेशो है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो वो हमेशा उसमें गिरा रहेगा और आपकी ईएमआई को नहीं पे कर पाएगा। इसके अलावा अगर कोई वो गैर कानूनी करता है काम, जैसे कि उन्होंने इंक्रोचमेंट कर ली किसी बिल्डिंग के ऊपर, वो बना दिया, या जो उनके लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे पूरा नहीं करते, तो उस टाइप को भी आपको वेरीफाई करना है कि वो किस तरह का जो वर्किंग स्टाइल है उसका। बिकॉज अगर वो किसी लीगल कंप्लायंसेस में फंसते हैं तो कल को आपको ईएमआई देने में उसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो गाइज ये और ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल है या ठेकेदार प्रोफाइल है उसको काफ़ी कॉशियस या काफ़ी रिस्की प्रोफाइल माना जाता है। और ये यही रीज़न होता है कि जो लेंडर है उसे काफ़ी रिस्की मान के उसे अंडरराइट उसी हिसाब से करता है, या कई लेंडर्स जो हैं इस प्रोफाइल को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस इसमें इस प्रोफाइल में करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो की ड्यू डिलिजेंस जो चेक्स है लेंडर को वो क्या करने हैं, एक है प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट असेसमेंट, के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उसके कौन से हैं, साइट विजिट टू कंफर्म एक्चुअल प्रोग्रेस, आप उसकी साइट विजिट कीजिए, मैन पावर को देखिए, इक्विपमेंट ऑन साइट क्या क्या अवेलेबल है उसे देखिए। देन उसके बाद फ्यूचर पाइपलाइन क्या है, कि ये जो अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद उसका फ्यूचर पाइपलाइन का क्या इंतजाम है, और एनी साइन वर्क ऑर्डर और कंफर्म्ड एलओआईज। इसके बाद आता है फ्यूचर पाइपलाइन का। फ्यूचर पाइपलाइन से बेसिकली मतलब ये है कि जो उसका करंट वर्क है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो फ्यूचर में उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कितने उसके फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, या उनका कोई साइंड वर्क ऑर्डर है, या कोई कंफर्म्ड एलओआई एलओआई है, लेटर ऑफ इंटेंशन कोई साइन किया हुआ है या नहीं है। साथ ही साथ आपको देखना है क्लाइंट प्रोफाइल क्या है, कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, या रेपुटेड बिल्डर से रेफरेंस मिल रहे हैं, या वो इंडिविजुअल जो हाउसेस होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर से उनके हाउसेस बना रहा है। अगर वो इंडिविजुअल कस्टमर के हाउसेस हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है, कई बार उसे काम मिले या नहीं मिले, तो ये भी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ उसका मार्जिन एनालिसिस आपको करना है कि टिपिकली क्या ग्रॉस और नेट प्रॉफिट वो उस कॉन्ट्रैक्ट से कमाता है। जैसे इसमें अगर आप कॉस्टिंग की बात करेंगे तो उसका मेजर कॉस्टिंग है वो वेजेस का है, जो कि उसको लेबर्स को देनी होती है। देन उसके बाद उसका जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, अगर वो रेंटेड आउट है इक्विपमेंट्स तो उसके रेंट की कॉस्ट आ जाती है। और इसके अलावा उनमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसके अलावा इनकी मेजर कॉस्टिंग जो है वो चाय पानी के खर्चे में हो सकती है। अदरवाइज इनकी और कोई फर्दर कॉस्टिंग नहीं है, अनटिल अनलेस उन्होंने विद मटेरियल कोई ठेका लिया हो। विद मटेरियल के ठेके में बेसिकली क्या है कि अगर उनके मटेरियल की कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसका जो है नुकसान ठेकेदार को भरना पड़ सकता है। तो चलिए आगे उसे क्या वेरीफाई करना है, कि कैश फ्लो वेरीफाई करना है, कि कैश फ्लो उसका एक्चुअल में क्या है। इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कि जो बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस है आप उसे कीजिए। रेगुलर क्रेडिट फ्रॉम द बिल्डर और डेवलपर और कस्टमर अगर आपको दिखता है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको मंथली या लास्ट 6 मंथ्स में कितना बिजनेस इनकम हुआ है।
अवॉइड लास्ट मिनट डिपॉजिट, कि जो लास्ट मिनट में डिपॉजिट हो रहा है उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए बैंक स्टेटमेंट में। ट्रैक द एनईएफटी एंड आरटीजीएस ट्रांसफर फ्रॉम अननोन क्लाइंट, अगर कोई अननोन क्लाइंट है तो उसका बारे में आप पूछिए कि ये पेमेंट किससे आई है, और अगर वो आपका क्लाइंट की पेमेंट नहीं है तो आप उसके कैश फ्लो से उसे हटा दीजिए। हाउ मच इज स्टक एंड हाउ लॉन्ग, तो इसमें आपको बैंकिंग में ये भी देखना है कि जो उसका एवरेज बैंक बैलेंस है जिसे हम एबीबी बोलते हैं, वो एबीबी कितने दिन के लिए मेंटेन होता है, कितनी दिन के लिए पेमेंट क्रेडिट हुई, और उसका जो यूटिलाइजेशन है उस क्रेडिट अमाउंट का वो कितने दिन में उसे वो डेबिट कर देता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उसको कैश फ्लो का कितनी रिक्वायरमेंट है, उससे कैश कितना क्रंच है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टू कलेक्ट, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहला है वर्क ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या एलओ लेटर ऑफ एग्रीमेंट। तो जनरली आप देखेंगे जो इस टाइप के ठेकेदार है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में उनका कोई ऐसा वर्क ऑर्डर तो नहीं होता, बट हाँ जो थोड़ा सा भी बड़ा काम कर रहे हैं वो एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में उनका सब चीज डिफाइन होता है कि क्या रेट पे उन्होंने वो वर्क लिया है, पेमेंट जो है पेमेंट टर्म्स क्या है, और वो कितने टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट करने वाला है, और कितने किस स्टेज पे क्या पेमेंट आने वाला है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या कैश फ्लो उनके पास होने वाला है। देन उसके बाद अगर आप बात करेंगे टर्नओवर सर्टिफिकेट की, तो वो आईटीआर आपको अवेलेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हाँ अब आपको लास्ट 12 और 6 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसमें अगर आपका कस्टमर जो है बैंक में पेमेंट लेता है तो वहाँ से आपको उसकी कैश फ्लो की थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, बट जनरली अफोर्डेबल सेगमेंट में जो पेमेंट है वो बैंक में ना आके कैश में आती है। देन इसके बाद आपको कलेक्ट करने हैं उसके प्रॉपर्टी पेपर और केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर सिक्योर्ड लोन है तो, और इसके अलावा आपको साइट विजिट की फोटोज लेनी है, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं जहाँ भी है, वो बिल्डर है या फिर इंडिविजुअल कस्टमर है, तो आपको उसके साइट पे देखना है, वहाँ पे जाके उसकी फोटोग्राफ्स लेनी है, और पास्ट के लोन ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपको उनके कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा सिविल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जनरली जो प्रीफर किया जाता है वो 700 प्लस का अगर उसका सिविल स्कोर है तो वो होना चाहिए। उनके कोई बाउंस नहीं होनी चाहिए, कोई डेलिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, और कोई हैवी पर्सनल लोन नहीं उठाया होना चाहिए, जिससे उसका जो रिपेमेंट फ्लो है वो काफ़ी टाइट हो जाए। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव चेक्स हैं वो क्या करने हैं आपको, वेंडर और लेबर से आप उसके रीपेमेंट ट्रैक के बारे में पूछिए कि वेंडर और लेबर को पेमेंट कैसे दे रहा है, जो इक्विपमेंट उन्होंने यूज़ किए हैं उसकी टाइमली रेंट पेमेंट कर रहा है, वेजेस जो लेबर का वो ऑन टाइम देता है या मार लेता है उसके पेमेंट्स को। तो उससे आपको उसके कैश फ्लो और इंटेंशन दोनों का पता चलेगा। अब आ जाते हैं मार्केट रेपुटेशन पे। मार्केट रेपुटेशन में अगर देखेंगे तो कितने प्रोजेक्ट उन्होंने टाइमली कंप्लीट किए हैं, उनकी पेमेंट में कोई इशू तो नहीं रहा है, वो उसकी मार्केट रेपुटेशन और उसके कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में आपको कितना परसेंटेज वो सब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स लेता है और कितना सेल्फ का लेता है, और क्या डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, ये भी आपको चेक करने वाली बात है। तो भाई सब इसके बाद बात आती है कि जो रेड फ्लैग है इस टाइप के प्रोफाइल में वो क्या है, किन चीज़ों पे हमें काफ़ी फोकस रहना चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इस टाइप के प्रोफाइल में। तो सबसे पहले है नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या जीरो स्टाफ एट साइट। अगर आपको कोई ऐसा फ्लैग दिखे कि वहाँ स्टाफ जो है साइट पे अवेलेबल नहीं है, कई बार हो सकता है कि ना अवेलेबल हो कि लंच करने गए हैं या ऐसा कुछ है, तो आप दोबारा उसका विजिट कीजिए, सरप्राइज विजिट कीजिए। अगर उसके पास कोई टास्क उसके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसका मार्केट रेपुटेशन जो है वो ठीक नहीं है, या फिर कुछ लंबे टाइम से वो आउट ऑफ द मार्केट रहा है, इसलिए उसे हमें नहीं करना है। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट है कि एंटायर इनकम शोज इन कैश एंड अनवेरीफाइबल मीन्स। अगर वो बोलता है कि जी मेरी सारी इनकम जो है वो कैश में आती है, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से मैं आपको वेरीफाई कर पाऊँ कि मेरी कितनी इनकम है, तो आपको उस टाइप के केसेस को अवॉइड करना है। बिकॉज अगर आपका क्लाइंटेज भी उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि कितना इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं या कितने की पेमेंट इनको हम कर चुके हैं, तो आप उसको इनकम को एक्चुअली जज नहीं कर सकते, और बिना जज किए हुए इनकम पे लोन फंड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। ओवर लिवरेज कस्टमर और मल्टीपल अनसिक्योर्ड लोन। अगर उसके पास कोई मल्टीपल अनसिक्योर्ड लोन है और उसकी जो कैश फ्लो है उसके उससे अगर 80% या 90% भी उसने लोन ले रखा है, तो आपको उसको बिल्कुल भी फंड नहीं करना है, बिकॉज कल को जैसे ही उनका ऑफ सीजन आएगा तो वो रीपेमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपका लोन जो है वो एनपीए की तरफ जा सकता है। फेक फेक या इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस। अगर कोई फेक इनवॉइसेस आपको दिखते हैं या इन्फ्लेटेड जो वेजेस है वो आपको बताता है, इनकम बताता है, तो आपको उसे अवॉइड करना है और उस इनकम को या तो कंसिडर नहीं करना है, या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर उन्होंने इन्फ्लेट या फेक दिया हुआ है तो आप उसे अवॉइड भी और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हैवी रिलायंस ऑन टेम्पोररी इनफ्लोज, जैसे कुछ जो टेम्पोररी सेटअप्स हैं उनसे उनको अगर इनकम फ्लो आ रही है, या मनी उन्होंने बोरो करके उसे रेवेन्यू दिखा रखा है, तो इस टाइप के केसेस को आपको अवॉइड करना है। तो गाइज ये तो कुछ रेड फ्लैग थे इस टाइप के प्रोफाइल पे। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या पॉजिटिव इसमें देखने हैं इस टाइप के केस को करने के लिए।
तो सबसे पहले कि मिनिमम 2 साल की उसकी जो पाइपलाइन स्टेबिलिटी होनी चाहिए और कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। पाइपलाइन 2 साल की अगर आपके पास अवेलेबल दिख रही है तो आप उसे मैक्सिमम 3 से 4 साल का लोन उसे या 36 महीने का लोन आप उसे ऑफर कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कि रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द रेपुटेड क्लाइंट। अगर उसकी आपकी क्लाइंटेज से अगर अगर उसकी क्लाइंटेज जो है रेपुटेड क्लाइंट है और उनकी रेगुलर पेमेंट आपको मिल रही है तो आप उसे भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। देन पार्शियल मशीनरी ओनरशिप और रजिस्टर्ड वर्कशॉप और ऑफिस। अगर उसकी मशीनरी जो है वो उसके खुद के नाम पे है और उसकी कॉस्ट अच्छी है या उसका ऑफिस सेटअप अच्छा है तो आप उसको भी मॉर्गेज करके उसे लोन दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केट रेफरेंस। अगर उसका मार्केट रेफरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, लंबे टाइम से काम कर रहा है और लोगों का पॉजिटिव रेफरेंस उस पर मिलता है तो उस पर भी आपको कॉल लिया जा सकता है। सो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ वैल्यू एडिशन अगर आपको लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें कई सारे प्लेलिस्ट हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको कई तरह की प्लेलिस्ट दिखने को मिलेंगी। जैसे आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है प्रोफाइल वाइज वीडियो एंड इनकम असेसमेंट एंड अंडरराइटिंग। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो 39 वीडियोस हैं